एग्जाम एक्सेल। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का ये सेट 3 करने वाले हैं। ठीक है, सेट 3 है ये। 2 सेट ऑलरेडी मेरा चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग वो सेट नहीं देखे हो तो जा कर के देख लीजिए। ठीक है, ये जितना भी सेट मैं करवा रहा हूँ ये मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना भी पीसीएस का एग्ज़ाम है, पीसीएस से लेकर के यूपीएससी तक का एग्ज़ाम में, यूपीएससी का एग्जाम में जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 1993 से लेकर के 2023 तक का ये मैं क्वेश्चन टोटल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। और अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, 1 डे एग्ज़ाम हो या 2 डे एग्ज़ाम हो, 1 टीयर 2 टीयर वाला, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल बी, एसएससी सीजीएल बी, एसएससी सीजीएल जो भी चल रहा है अभी आने वाला एग्ज़ाम है, और बिहार दरोगा, ये सब के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस जो भी इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ उस एक्सप्लेनेशन को देखते रहो खाली, उससे भी 1-2 सवाल आराम से टकरा ही जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब आज हम लोग करने वाले हैं स्वदेशी साम्राज्य के प्रति कंपनियों की नीतियाँ क्या क्या थी। ठीक है, पॉलिसी ऑफ कंपनी टुवर्ड्स द इंडिजीनियस किंगडम। तो शुरू करें। और यार थोड़ा सा अगर कंटेंट अच्छा लगे तो थोड़ा वीडियो को शेयर करो और सब चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट पे आप लोग को वीडियो बना करके दूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था। दत्तक मतलब इसको बोला जाता है अडोप्टेड। ठीक है, अडोप्टेड का हिंदी दत्तक बोलते हैं। ठीक है, तो अडोप्टेड जो सन लिया था उसका नाम क्या था। भैया साहब, बाबा साहब, दादा साहब या नाना साहब। ठीक है, आप लोग बाजीराव मूवी तो देखे ही होंगे, उसमें तो दिखाता पेशवा बाजीराव का वो असली बेटा है, लेकिन जो नाना साहब थे वो उनके एडोप्टेड पुत्र था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नाना साहब। ठीक है, पेशवा जो बाजीराव अडोप्ट उनको कब किया था, उनका नाम नाना साहब था। उन्होंने 1827 में, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1827 में नाना साहब को अडॉप्ट किए थे। ठीक है, वाइल लिविंग द पेशवा बाजीराव प्लेस, नाना साहब लर्न द वर्च्यू ऑफ हॉर्स राइडिंग सीख रहे थे। जब वो अपना घर से जब युद्ध पे जाते थे या फिर कहीं और निकले किसी भी पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन के लिए, तो वो फिर बीच में वो हॉर्स राइडिंग, वेपन हैंडलिंग, इफिशिएंट पॉलिटिक्स वगैरह वो घर पे ही सीखते थे। ठीक है, तो जो नाना साहब, वो जो तात्या टोपे थे, उनके तात्या टोपे स्टार्टेड द रिविलियन इन कानपुर अगेंस्ट द ब्रिटिश राज इन 1857 और ही डाइड इन 20। नाना साहब के साथ मिलकर, तात्या टोपे के साथ मिलकर नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में भी हिस्सा लिए थे। फिर उनका मृत्यु लास्ट में जाकर के 24 सितंबर 1859 को हो गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था नाना साहब। अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। महाराजा दिलीप सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ पंजाब का विलय की संधि कागजात पर कब हस्ताक्षर किए थे। आप लोग को बताना था जब पंजाब को मर्ज किया गया था, किसके थ्रू मर्ज किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू उनको पंजाब को मर्ज कर दिया गया था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया कौन था, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ठीक है, तो आप लोग को ये डेट बताना है कौन सा डेट को ये साइन किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 29 मार्च 1849 को। 29 मार्च 1849 को ये पंजाब को डॉक्टर ऑफ लैक्स के थ्रू ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए, जो महाराजा दिलीप सिंह थे उन्होंने 29 मार्च को 1829 को ब्रिटिश राज्य को पंजाब में विलय से संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। रंजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को पेंशन देकर उसकी माँ, किनका जो दिलीप सिंह किनका बेटा था, महाराजा रंजीत सिंह और उनकी माँ जिंद कौर के ये बेटे थे। और इन्होंने लास्ट रूलर भी यही थे। ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ पंजाब एम्पायर। ठीक है, पंजाब का जो लास्ट रूलर थे वो दिलीप सिंह ही थे। उनकी माँ का नाम जिंद कौर थी। ठीक है, फिर सिख सेना को भगा दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों को सरकार के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया गया था। उसके बाद ना तो इनके पास पावर रहा, इनको फिर इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी, उस समय कब का बात चल रहा है, 1849 का बात चल रहा है।
गवर्नर जनरल थे उसके प्रतिघात्मक कार्रवाई और सिखों की शक्ति को हमेशा के लिए कुचल दिया गया बाद में। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द मर्ज सिक्किम इन इंडिया? सिक्किम को इंडिया में मर्ज किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड ऑकलैंड? ठीक है, ऑकलैंड। इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर हो जाता है सिक्किम को भारत में विलय करने वाला जो गवर्नर थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। लॉर्ड डलहौजी का टेन्योर देखा गया तो 1848 से लेकर के 1856 तक था। 1856 तक था। ही केम इन इंडिया टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी, सम मेन फीचर ऑफ द हिज पॉलिसी। देखिए, अगर लॉर्ड डलहौजी का कुछ कुछ देखा जाए तो उन्हीं के टाइम पे सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ था, जो कि पंजाब को मर्ज किया गया था 1849 में। तो सेकेंड एंग्लो वार किसके समय पे हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, महाराजा दिलीप सिंह वाज पेंशन ऑफ टू इंग्लैंड, उनको पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज दिया गया। सभी राजा महाराजा जिसको भी मर्ज किया गया मैक्सिमम को या तो उसका हत्या कर दिया गया या तो फिर उसको पेंशन देकर के इंग्लैंड भेज दिया जाता था, उनके बच्चों को पढ़ने उड़ने के लिए दे दिया जाता था। ठीक है, तो सिक्किम जो अनेक्स ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस बिहेवियर ऑफ द टू ब्रिटिश डॉक्टर। ठीक है, टू ब्रिटिश डॉक्टर के ग्राउंड पे मिस बिहेवियर उसके साथ किया था, उसके ग्राउंड पे उनको मर्ज कर दिया गया था। तो लोअर बर्मा बाय द मर्ज टू ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। तो बर्मा सिक्किम और सेकेंड एंग्लो सिख वार ये किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, आप लोग को ये बताना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जो स्टेट मर्ज हुआ था वो उसका क्रोनोलॉजी क्या क्या था, सबसे पहले कौन मर्ज हुआ था, सबसे बाद में कौन मर्ज हुआ था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ 1 2 3 में सतारा, झांसी, भगत और उदयपुर। सबसे पहले इसका क्रोनोलॉजी समझिए कि सबसे पहले कौन मर्ज हुआ। सबसे पहले हुआ था 1848 में सतारा मर्ज हुआ। 1848 में सतारा मर्ज हुआ। 1849 में जयपुर, मतलब जयपुर नहीं है, ये जैतपुर है। ठीक है, 1849 में जैतपुर और संबलपुर दोनों 1849 में मर्ज हुआ। फिर बागत जो हुआ था वो 1850 में हुआ। उदयपुर को कर लिया गया 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 और अवध 1856 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद ही 1856 के बाद 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राइट छीन करके सीधा क्राउन के क्वीन प्रोक्लेमेशन के थ्रू अब डायरेक्ट ब्रिटिश का राज 1857 के बाद 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया का गवर्नेंस चला। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगा? पहला नंबर पे सतारा हो जाएगा जो 1, उसके बाद हो जाएगा सतारा के बाद हो जाएगा जैतपुर तो नहीं है इसमें, संबलपुर नहीं है, भागत 1 के बाद 3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में मूव करें। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो बताया ये जो दिया हूँ ये इंडेक्स से एक ना एक सवाल आ ही जाता है कोई ना कोई एग्जाम में। जो भी है ध्यान से इसको देख लीजिएगा। जो मर्जर का जो सवाल आएगा ना, यही जो इंडेक्स दिया हुआ इसी से आ जाता है। तो 1848 से स्टार्ट हुआ था और 1856 तक सब लोग मर्जर का जितना भी काम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, डलहौजी के थ्रू वो ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। चलिए देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे तो बता ही चुके थे 1848 से 1856 तक रहे थे। ठीक है, तो इन्हीं के टाइम पे जितना भी मर्जर हुआ है, सब विलय हुआ, जो भी स्टेट सब इन्हीं के थ्रू में, ये आप लोग को भी जस्ट बताया चुके। 1848 में सतारा और लास्ट में 1856 में अवध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द लैब डॉक्टर ऑफ लैब्स। आप लोग को ये 4 स्टेटमेंट दिया है, इसके थ्रू आप लोग बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इट डिड नॉट अलाउ टू द इंडियन रूलर टू अडॉप्ट एनी हेयर, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये बाल रूल से क्या मतलब है। इट डिड नॉट अलाउ टू अडॉप्ट देयर टू रूल टू अ स्टेट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज रूलर। ठीक है, ये सही है। इट वॉज मेड द नेक्सटेशन ऑफ इंडिया स्टेट तो कंपलसरी आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर। डेथ ऑफ द रूलर रहने के बाद अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उत्तराधिकारी मतलब उसका कोई सन या जो जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया है वो नहीं होगा, मेनली वो बेटा से ही रिलेटेड था,
तब उसको मर्ज कर लिया जाता था, ठीक है। तो इट मेड द एनेक्सेशन ऑफ इंडिया स्टेट कंपलसरी इफ द एडॉप्शन ऑफ हेयर हैड नॉट बीन एडॉप्टेड, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन डी, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इधर करेक्ट अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए। इट बाय द मेड द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट कंपलसरी इफ द एडॉप्शन ऑफ द हेयर हैंड नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी। अच्छा हाँ, सही बोला ये, जो ब्रिटिश अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगा कि नहीं, क्योंकि क्या होता था कि जब देखा जाता देख रहा था कि अगर ब्रिटिश एम्पायर इतना तेजी से बढ़ रहा था तो उसमें क्या था कि किसी को भी लास्ट में उत्तराधिकारी बना दिया जाता था, लेकिन उसको उत्तराधिकारी को अप्रूवल ब्रिटिश अथॉरिटी से लेना पड़ता था। अगर वो अप्रूव नहीं किया तो वो फिर उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू मर्ज कर लिया जाएगा। तो 1 A B C नहीं, डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द प्रिंसली स्टेट बागत है नेक्स्ट टू ब्रिटिश एम्पायर, कब हुआ है अब लोग देख लीजिए। 48 में तो नहीं हुआ है, 50 में हुआ, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका 1850। 48 में सबसे पहले जो अभी जस्ट आप लोग को इंडेक्स दिखाए हैं, 48 में जो हुआ था, 48 में सतारा हुआ था, जैतपुर 49 में हुआ है, और जैतपुर और सामरपुर 49 में हुआ, बागत हुआ था 1850 में, ठीक है, 1850 में। समझ गए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 1850। ये जितना भी सवाल ये सब लिया हो ना, सब पीसीएस का ही सवाल है, पीसीएस का है, कोई भी पीसीएस, जैसे बिहार बीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, जेपीएससी होगा, जेएसएससी, यूपी पीसीएस, जितना भी सारा ये सब है घटना चक्र का ही सारा सवाल है ये, ठीक है। तो सारा प्रीवियस ईयर है, और कुछ मतलब 2-3 बुक से ये कॉपी किया गया है वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखते जाइए और ये लगाइए, ठीक है। तो देखिए ये भी अभी पूछ दिया है, आप लोग को बताना है इसमें से कौन कौन सा क्रोनोलॉजी समझिए, 1 2 3 में बताइए सबसे ऊपर कौन हुआ था, तो सबसे पहले इसमें कौन हुआ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे पहले सतारा हुआ, फिर संबलपुर और झांसी लास्ट में हुआ था, ठीक है। झांसी इसका बाद में हुआ, झांसी हुआ था 1853 में, ठीक है, और ये सतारा हुआ था 1848 में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्टेट ऑफ उद और अवध दोनों इसी, उद भी बोला जाता है, अवध वाज द अनेक्स्ट। अवध कब किसके थ्रू अनेक्स्ट किया गया था ब्रिटिश को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, ठीक है। करेक्ट आंसर बी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, ठीक है। कब किया गया था ये, 7 फरवरी 1856 को, अवध को 1856 को ये मिला लिया गया था, विलय कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को अंग्रेजों के कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया गया था, मतलब जो बोला गया था कि मतलब मिस गवर्नेंस, कुशासन के सत्ता के वजह से हटा दिया गया था। तो अब देखिए काम में देखो, ये में हो गया अवध, झांसी, फ्रेंच और सतारा। है फ्रेंच तो है ही नहीं, सतारा ये तो ऐसे ही कट जाएगा, सतारा, झांसी और अवध। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अवध को सबसे पहले इसी को किया गया था, अवध को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कौन किया गया था, अभी जस्ट बताया। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सतारा, ठीक है, सतारा, बी, ऑप्शन बी हो जाता है सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ऑर्डर ऑफ द इस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश डोमिनियंस इन इंडियन स्टेट हु इनिशिएटेड द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंसेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। सब्सिडी अलायंसेस देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया था लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी तो किए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, इसके थ्रू मर्ज करवा रहा था। लेकिन आप लोग बताना सब्सिडी अलायंसेस, गठबंधन की प्रणाली, ठीक है, प्रशासन में सहायता गठबंधन की प्रणाली जो होता है वो किसने अलाउ किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। सब्सिडी अलायंसेस, लॉर्ड वेलेस्ली। फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइन द सब्सिडी अलायंसेस, सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन करने वाला पहला इंडियन कौन बना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजाम ऑफ हैदराबाद का निजाम पहला थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने, भारत के गवर्नर जनरल उसमें थे लॉर्ड वेलेस्ली, द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा के भीतर लाने के लिए किया गया था। मतलब आप लोग जैसे अभी क्या होता है, जैसे कि अभी यूनियन है ना, तो यूनियन जो इंडिया है अभी यूनियन मिनिस्ट्री जो है
वो जैसे बिहार है तो बिहार क्या यूनियन का ही एक पार्ट है, तो ये यूनियन का पार्ट है। लेकिन अगर बात कर दे जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान, तो ये यूनियन का पार्ट नहीं है। तो सब्सिडी अलायंसेस जोड़ जोड़ कर जो भी राजा महाराजा था बोला या तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू मर्ज कीजिए या सब्सिडी अलायंसेस के थ्रू मर्ज कीजिए, ठीक है। तो इस सिद्धांत के तहत हैदराबाद का निजाम सभी शासकों से सबसे कमजोर थे। उन्होंने 1798 ईस्वी में सहायक गठबंधन को स्वीकार करने वाला पहले भारतीय शासक थे और ब्रिटिश संरक्षण में आ गया था, ठीक है। यह भी एक प्रमुख प्रक्रिया थी जिसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ। इसके कारण भी एक ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। तो सहायक गठबंधन वास्तव में पहली बार फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मॉर्किस डुप्लेक्स, जो डुप्लेक्स है उनके द्वारा किया गया था। डुप्लेक्स के द्वारा पहले बार इन्होंने फ्रांसीसी गवर्नर के द्वारा वास्तव में पहली बार किया गया, गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। क्लियर हो गया। सबसे पहला कौन था? गवर्नर जनरल जो था मार्किस डुप्लेक्स, ठीक है। और ये इंग्लिश टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे ये हुआ था। पहला कौन बना था? निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला, सब्सिडी अलायंसेस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, अभी किसके रीजन में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंसेस? अभी जस्ट बताया निजाम ऑफ हैदराबाद, करेक्ट आंसर होता है निजाम ऑफ हैदराबाद। ये क्या होता है, ये सब जो क्वेश्चन है ना हर एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिपीट बहुत बार ये सब एग्जाम में हुआ है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए सही से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन बताना है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि यह समान सिद्धांत है जो स्वतंत्र राज्यों के निपाटन में ब्रिटिश सरकार के आचरण का मार्गदर्शन करना चाहिए। जहां उत्तराधिकारियों की पूरी तरह से विफलता रही है, जहां उत्तराधिकारियों को अपनाने के लिए अनुमति देने के लिए कहा जाता था। तो ये समझ में आ रहा है कि आपको किसका स्टेटमेंट कहा जाता था? जो प्रक्रिया लाइन में विफल रहता है। कथन ये जो कथन जो 4 को दिया गया, ये स्टेटमेंट किस एक्ट के लिए दिया गया था? हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और हिंदू मॉनिटरी एंड गाइडेंशिप एक्ट। तो ये बोला जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी के थ्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट दे करके बोलता था कि ये इसके कारण से ही हम लोग लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंसेस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। सब्सिडी अलायंसेस को एक्सेप्ट करने वाला पहला मराठा पेशवा कौन थे? ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय, राघव भोसले, दौलत राम सिंधिया या नन ऑफ द एबव, 3 में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा बाजीराव। जो पेशवा बाजीराव जो थे वो पहले मराठा थे जो कि सब्सिडी अलायंसेस को एक्सेप्ट किए थे ब्रिटिश ट्रीटी के तहत में, ठीक है। ये ट्रीटी जो था भाया ट्रीटी ऑफ बेसिन्स, क्या था? ट्रीटी ऑफ बेसिन्स, ठीक है। तो जो साइन किया गया था ये ट्रीटी को 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के टाइम पे किया गया था, जिनका टर्म जो बोलता था सिम्फर बाय द हिस्टोरियन, टर्म एज द साइफर बाय द हिस्टोरियन के तरह उसको उनका टर्म को साइफर बोला जाता है, ठीक है। मराठा पेशवा जो थे, मराठा पेशवा ऑफ पूना इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ पूना, नोटेबली द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट इंटर टू द सब्सिडी अलायंसेस, ठीक है। सब्सिडी अलायंसेस में उसके हैदराबाद के बाद में वो किया, सबसे पहला किया था वही निजाम ऑफ हैदराबाद, ये 1798 में किया था। उसके बाद मैसूर किया 1799 में, तंजौर भी 1799 में, नवाब अवध 1801 में और बाजीराव द्वितीय 1802 में, ठीक है। ये सीक्वेंस समझ लीजिए, सबसे पहले हैदराबाद के बाद फॉलो किया मैसूर, फिर तंजौर और नवाब अवध, फिर बाजीराव द्वितीय 1802 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में मूव करूं, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंसेस, अभी बताए हैं पेशवा बाजीराव। ये रिपीटेड क्वेश्चन इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसीलिए रिपीटेड आ रहे हैं ताकि आप लोग को रिवाइज भी हो जाए, यहीं पे दोबारा इसको देखने का जरूरत ना पड़े आप लोग को, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंसेस ऑफ लॉर्ड डलहौजी, द किंगडम ऑफ उद was the only Indian state who is the rule Nawab Wajirao Shah
and the decision to through the intercontinental mislevious. Awadh was the annexes in the February 1856 by the proclamations. ओ यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। वो जो पहला पहला जो पेशवा जो था, फर्स्ट मराठा सरदार एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंसेस, वो तो पेशवा बाजीराव दो थे, लेकिन ये किसी और का एक्सप्लेनेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बाय द ब्रिटिश रेसिडेंट इन द अवार्ड एट द टाइम ऑफ द इट्स एनेक्सेशन इनटू ब्रिटिश डोमिनियन। ठीक है, ब्रिटिश प्रभुत्व में विलय के समय निम्नलिखित में कौन सा अवध में ब्रिटिश निवासी थे? अवध में कौन सा ब्रिटिश निवासी थे? आप लोगों को ये बताना था। वो जो जिसके लिए वो माना था, वो आप लोगों को बताना उसका नाम क्या था। जो ब्रिटिश डोमिनियन का जो ऑफिसर था उसका नाम क्या था? जेम्स ऑटस्ट्रम, WH सिलीमेन, विस्पोर आर हेबर और जनरल लो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, जेम्स ऑटस्ट्रम। ठीक है, जेम्स ऑटरम। ठीक है, तो इन 1854 AD में जेम्स ऑटरन अपॉइंट किए गए थे ब्रिटिश रेसिडेंट के प्लेस में, ब्रिटिश रेसिडेंशियल की तरफ से प्लेस में कॉलोनी में कर्नल WH सलीम के द्वारा। ठीक है, तो जेम्स ऑटरम किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे? कर्नल WH सलीम के द्वारा। उन्होंने क्या कहा था उसने एक रिपोर्ट जनरेट किया था अवध के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिपोर्ट उन्होंने डिसाइड किया था टू इंक्लूड द अवध इन ब्रिटिश स्टेट। वो जो रिपोर्ट कौन रिपोर्ट बनाए थे? जेम्स ऑटस्ट्रम ने रिपोर्ट बनाए थे। उन्हीं के द्वारा थी मिस गवर्नेंस का इल्जाम लगा करके फिर बाद में उसको एनेक्स कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Who among the following did not rebel against the British East India Company control over them? ठीक है ना, इनमें से कौन सा उनका मतलब बहिष्कार नहीं किया था? राजा ऑफ विजयनगरम, निजाम ऑफ हैदराबाद, पॉलीगर ऑफ तमिलनाडु और दीवान बेल्लूरी थम्पी ऑफ त्रम्बैंकुर। ठीक है, ट्रम्बैंकोट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजाम ऑफ हैदराबाद। क्योंकि सबसे पहले जो होता है सब्सिडी अलायंसेस एक्सेप्ट करने वाले भी निजाम ऑफ हैदराबाद ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कब एक्सेप्ट किए थे? 1858 में। इन 1858 ट्रीटी वाज अकॉर्डेड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द रूलर ऑफ विजयनगर। ठीक है, टू एक्सपेल द फ्रेंच फ्रॉम द नॉर्दर्न गवर्नमेंट। आफ्टर सम टाइम ब्रिटिश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द टर्म ऑफ ट्रीटी एंड आस्क टू सम ऑफ 3 लाख रुपीज टू रूल ऑफ विजयनगर। ठीक है, और ट्रीटी पे साइन नहीं कर रहे थे। ट्रीटी के लिए मान तो गए, लेकिन वो 3 लाख रुपीज 3 लाख उस समय बहुत बड़ा रकम था, लेकिन वो एक स्टेट के लिए तो इतना बड़ा भी नहीं था। विजयनगर का राजा कौन था? राजा विजय राम राजू से उन्होंने डिमांड किया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर राजा राम राजू जो थे वो डिनाई कर दिए थे, वो मना कर दिए थे। ठीक है, और खुली रिवोल्ट शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो बट द एंड ऑफ द अरेस्टेड, बाद में उनको अरेस्ट कर दिया गया। तमिलनाडु स्टूड फैमिली अगेंस्ट द ब्रिटिश बिटवीन 1795 एंड 1805। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को ये 4 को स्टेटमेंट दिया गया है। आइडेंटिफाइड द करेंट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहले कौन हुआ, लास्ट कौन हुआ, ये आप लोग को देखना है। सबसे पहला देखिए, चारों स्टेटमेंट देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंसेस, ट्रीटी ऑफ लाहौर और पिट्स इंडिया एक्ट। आप लोग को ये बताना है कि एक नंबर सबसे पहले चारों में से कौन हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, सबसे पहले आया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर ये होगा। पहला आता है पिट्स इंडिया एक्ट, फिर सब्सिडरी अलायंसेस, फिर आता है ट्रीटी ऑफ लाहौर और लास्ट में आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, जो सब्सिडरी अलायंसेस से नहीं साइन किए थे उसको बाद में किसी तरह मिस गवर्नेंस का बहाना बना करके और कोई ना कोई बहाना मार करके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू उसे मर्ज कर लिया गया था। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है सर। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। ठीक है, 1784 में। सबसे पहला 1773 में आता था पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद इसी का करेक्शन आया था 1784 में। ठीक है, 1773 में सबसे पहला रेगुलेशन बनाया गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्राउन का ऑर्डर पे बनाया गया था 1773 में। फिर ये 1784 में इसे करेक्शन के रूप में आया था। सब्सिडी अलायंसेस कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1798 में। 1798 में सब्सिडी अलायंसेस। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन किया गया था? 1846 में। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में। 1848 से लेकर के 1856 तक ये चला था एनेक्सेशन का काम। ठीक है, देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ब्रिटिश काल में राज एवं न्यायिक सुधार के रिगार्डिंग में जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं
वो सारा इसमें कवर किया हूँ। तो चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज द फर्स्ट टू हैव द कंक्लूडेड विथ द विलेज कम्युनिटी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भूमि राजस्व समझौता सबसे पहले ग्राम समुदाय के साथ संपन्न हुआ? ग्राम समुदाय, विलेज कम्युनिटी के साथ। परमानेंट सेटलमेंट, मालवाड़ी सिस्टम, रेतवाड़ी सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मालवाड़ी सिस्टम। मालवाड़ी सिस्टम जो था, मालवाड़ी प्रणाली 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेजी द्वारा पेश किया गया, ठीक है। किसके द्वारा पेश किया गया? होल्ट मैकेजी द्वारा पेश की गई थी। बाद में विलियम बेंटिक 1833 में इसकी अवधि के दौरान प्रणाली में सुधार किया गया। यह उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम मतलब समझ रहे हैं, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जो भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर पश्चिम मेनली ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का जो एरिया है इसमें ये लगाया गया था मालवाड़ी सिस्टम, ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमांत में जैसे कि आगरा, पंजाब, गंगा घाटी आदि में पेश किया गया था। इस प्रणाली में भूमि को महलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक महल है, महल नहीं है, हाउस मत समझना, महल है, ठीक है। प्रत्येक महल में एक से अधिक गांव शामिल थे। जैसे अभी की पंचायती सिस्टम है ना, कि एक पंचायत में एक से ज़्यादा गांव ही रहता है। एक पंचायत में 5 से 10 विलेज रहते हैं एक पंचायत में। उससे बड़ा होने पे इसका पंचायत को डिवाइड कर दिया जाता है। तो महल सिस्टम भी वही था, इसमें एक से अधिक गांव शामिल थे। पूरे गांव को कर संग्रह के लिए एक इकाई के रूप में माना जाता था। मतलब एक इंडिविजुअल ऑफिस खोल दिया और सारा गांव आकर के यहीं पे रेवेन्यू का जो भी रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था उसके तहत वहाँ पे जमा करवाता था। तो ग्राम प्रधान या ग्राम समिति, जो ग्राम प्रधान का कॉन्सेप्ट तो अभी भी है, ग्राम प्रधान या ग्राम समिति को एकत्र करके जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ठीक है। ग्राम प्रधान ही वो एकत्र करके फिर वो अंग्रेज को ट्रांसफर कर देता था। तो मालवाड़ी प्रणाली में जमींदारी प्रणाली और रोहितवाड़ी प्रणाली दोनों के धन प्रबंधन थे, ठीक है। इस प्रणाली को संशोधित जमींदारी प्रणाली कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? संशोधित जमींदारी प्रणाली कहा जाता था, क्योंकि गांव का मुखिया वास्तविक में जमींदार बन जाता था। जो गांव का मुखिया था वो जमींदार बन जाता था। ये सिस्टम जो चलते आया उसके बाद से ही ये बाद में भी कंटिन्यू रखा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके द्वारा फिर इसको रद्द कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ मालवाड़ी सिस्टम। अभी आप लोगों को पूरा डिटेल में बताइए इसमें से क्या था। इट वाज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स परमानेंटली इन दिस सिस्टम, ठीक है। तो अब दो स्टेटमेंट बताइए आपको कौन सा सही कौन सा गलत है। ये परमानेंट सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन था या फिर लैंड रेवेन्यू वाज द फिक्स्ड परमानेंटली। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ओनली वन, ठीक है। ये मॉडिफाइड वर्जन था परमानेंट सेटलमेंट का, ठीक है, मालवाड़ी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया मालवाड़ी रेवेन्यू टू सेटलमेंट ऑफ द इंट्रोड्यूस, कौन सा एरिया में किया गया था। आप लोग अभी जस्ट बताया कि अगर ये इंडिया का है, अगर ये इंडिया का मैप देख लो तो जो नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जो यूपी पंजाब, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो भी था, यहाँ पे मालवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में किया गया था। तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिन कमीशन, पहला अकाल जो पड़ा था 1880 में, उस पर जो कमीशन बनाया गया था वो उनका बताना है आप लोगों को। चेयरमैन कौन था? सर रिचर्ड अस्टार्ची, सर मैकडोनेल, जेबी लायन और टी मॉरिसन, ठीक है, जेबी लायल या टी मॉरिसन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सर रिचर्ड अस्टार्ची। पहला जो फेमिनिन कमीशन 1880 में बनाया गया था उसका चेयरमैन थे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाता है। ये जो कमीशन बनाया गया था 1878 में, द फर्स्ट फेमिनिन कमीशन वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग द वाइस रॉयशिप ऑफ, उस समय वाइस राय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे, ठीक है, लॉर्ड लिटन। सर रिचर्ड अस्टार्ची वर द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, ठीक है। उसमें वाइस राय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। तो फेमिनिन हैज बीन प्रीनिशियल फीचर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। द एग्रेरियन सिस्टम had evolved from the British had a built in a system of
डिस्ट्रक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर, जितना भी खेती होती थी फैमिली ने, मतलब वही तो सुखाड़ पड़ गया, ज़मीनें में अनाज फसल उगी नहीं, तो फिर सरकार के पास रेवेन्यू पहुंचा नहीं, तो उसको लगा कि भाई ये लोग तो दे नहीं रहा है, क्या रीजन है, तो फिर पता लगा, तो उसके ऊपर एगो कमेटी बनाया गया, उसी का हेड कर रहे थे वाइस रॉय लॉर्ड लिटन के टाइम पे बनाया गया था, तो सर रिचर्ड स्टारली ये हेड कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो इफेक्ट हुआ था कब, 1876 और 78 के बीच में, लगभग 2 साल के बीच में ये मतलब अकाल पड़ा था इंडिया में, उस समय का बात है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं, अगला क्वेश्चन देखो, हु वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथेन द वाइस रॉय अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय द सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो या डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉर्पोरेट फंक्शन। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में कॉर्पोरेट फंक्शन के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली की प्रतिस्पर्धी करने के लिए अपने कार्यकारी परिषद पर वाइसराय के अधिकार को मजबूत किया? कौन सा एक्ट इसमें? ठीक है, एक्ट आपको बताना है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो पोर्टफोलियो सिस्टम कौन सा एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था? एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूटिंग द पोर्टफोलियो फॉर डिपार्टमेंटल सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम तो बाद में आ जाएगा, अभी पोर्टफोलियो सिस्टम किस में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन किसके अथॉरिटी में, जो सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉर्पोरेट फंक्शन के लिए है। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ कॉर्पोरेट फंक्शन के लिए, ये पोर्टफोलियो सिस्टम इलेक्शन वाला नहीं है, ये कॉर्पोरेट फंक्शन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो, ठीक है, समझ में आ गया। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने किया था 1859 में, अंडर विच द मेंबर ऑफ द वाइस रॉय काउंसिल वाज मेड अ चेंज द वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एंड वाज ऑथोराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑन द मैटर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। जैसे कि अभी का जो सिस्टम देख रहे हैं कि अगर हर चीज़ का एक सिस्टम है, अगर कुछ भी तुमको इशू करवाना है तो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, अगर लॉ से रिलेटेड होगा तो फिर उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा करके वो चीज़ करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मूव करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसान पर कुसुम और आसान जैसे पेड़ों पर रेशम और लाख पालने पर विशेष कर लगाया जाता था। कर को क्या कहा जाता था? उस कर को क्या कहा जाता था? ठीक है, जो ब्रिटिश पीरियड में स्पेशल टैक्स लगाया जाता था, स्पेशल टैक्स किसानों को ऊपर लगाता था। सिंहभूम ऑन द रेयरिंग सिल्क, जो अभी सिल्क वॉर्म जो होता है ना, रेयरिंग सिल्क, एंड लैक ऑन सच ट्री, एंड कुसुम एक ट्री का नाम है, कुसुम एंड आसान। तो आप लोग को ये बताना है कि उसका नाम क्या दिया गया था। ठीक है, दाल काटी, जामाबंदी, असद या चराई, जो टैक्स लगाया था उस टैक्स का स्पेशल नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दाल काटी। ये JSSC का सवाल है, मतलब JPSC का सवाल है, झारखंड JPSC का सवाल है, झारखंड PCS का ये सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ब्रिटिश पीरियड में स्पेशल टैक्स कॉल्ड दाल काटी। ठीक है, दाल काटी किस चीज़ पे लगाया गया था? कुसुम पे लगाया गया था, आसान पे लगाया था। ये सब ट्री है जो महंगा जो अभी घर में लकड़ियाँ देखते हो, बेड, चेयर, टेबल, ये सब चीज़ से बनाया जाता था, यही इसी पे लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें, अगला क्वेश्चन देखिए, परमानेंट सेटलमेंट एंड द रेटवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली इन, कहाँ ये इंट्रोड्यूस हुआ था? ठीक है, परमानेंट सिस्टम कहाँ हुआ था और रेतवाड़ी सिस्टम कहाँ हुआ था? आप लोग का ऑप्शन में ये देखिए, मद्रास और पंजाब में हुआ, मद्रास बंगाल में, पंजाब और बंगाल में, बंगाल और मद्रास में। जब करेक्ट आंसर हो जाता है कि रेतवाड़ी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो नहीं, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट, और रेतवाड़ी सिस्टम मद्रास में हुआ था। ठीक है, मद्रास जो लोअर वाला पार्ट था यहाँ पे सिस्टम हो गया था ये रेवतवाड़ी सिस्टम। रेवत मतलब वही होता है जो अभी आजकल के ज़माने में बोलते हैं ना जमींदार, तो जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं इसको, रेतवाड़ी सिस्टम को। तो जमींदारी सिस्टम मद्रास में हुआ था और परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।
देखिए परमानेंट सेटलमेंट जो होता है इसको एक और नाम से जाना जाता था, इस्तमरारी सिस्टम। ठीक है, परमानेंट सिस्टम को इस्तमरारी सिस्टम के नाम से जाना भी जाता है। इसका इम्प्लीमेंट किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में बंगाल में किया था। ठीक है, वेस्ट बंगाल का एरिया में किया था। ठीक है, वहाँ पर कौन सा तालुका में भी करता था। वेयर रिकॉग्नाइज द जमींदार, जो जमींदार है ना, वेयर टू इंटरेस्टेड विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट रेंट। तो जमींदार का ही काम था कि वो किसानों से कर ले। इसकी वजह से आगे चल के आगे चल के पढ़ना हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारा रिवोल्ट शुरू हो जाता है इसके कारण से भी, क्योंकि जमींदार मनमाना टैक्स वसूल करते थे किसानों से, और वो फिर जितना मन होता था वो अंग्रेजों को देते थे। तो एक तरह से अंग्रेज तो शोषण कर ही रहे थे, वहाँ का जमींदार लोग भी वहाँ के किसानों को शोषण कर रहा था। ये जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ था बिहार, बंगाल और उड़ीसा, वाराणसी, ये सब एरिया में वो रेवतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जबकि मद्रास, बॉम्बे और सम पार्ट ऑफ आसाम, मद्रास, बॉम्बे और सम पार्ट ऑफ आसाम अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल व्हिच वर कलेक्टेड द डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। यहाँ पर जो हुआ था वो मद्रास, बॉम्बे में जो ये सब हुआ था रेवतवाड़ी सिस्टम। रेवतवाड़ी में क्या होता था? रेवतवाड़ी में किसान डायरेक्ट जाकर के अंग्रेज को डायरेक्ट रेवेन्यू देता था। अंग्रेज का कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई ऑफिसर बैठता था तो उसको वो डायरेक्ट रेवेन्यू देता था रेवतवाड़ी सिस्टम में। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में बीच में एक बिचौलिया भी ला दिया गया था, जिसे जमींदार के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस, कब किया गया था? अभी क्लियर 1793 में किया गया। ठीक है, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, जो पहला सिंचाई आयोग का गठन हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? पहला सिंचाई आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1906, 1889, 1901 और 1900 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1901 में। जो पहला सिंचाई आयोग का गठन किया गया था वो 1901 ईस्वी में किया गया था, और उसमें का जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये कमीशन फॉर्म किया गया था। ठीक है, दिस कमीशन वाज फॉर्म अंडर द लीडरशिप, इसका लीडरशिप किसके? सर कर्नल स्कॉट, सर कॉलिन स्कॉट मुंसिफ। ठीक है, सर कॉलिन स्कॉट मुंसिफ। द कमीशन एडवाइज्ड फर्स्ट रिकमेंडेशन इन 1903। पहला रिकमेंडेशन ये फॉर्म हुआ था 1901 में। इसके 2 साल बाद में वो दो साल बाद में वो फिर पहला अपना एडवाइस पेश किया गया था। ठीक है, किसके टाइम टेन्योर में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल नोन फॉर हिज एसोसिएशंस विथ रेवत सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशंस। रेवतवाड़ी सिस्टम जो होता था, रेवत सिस्टम में कौन सा, मतलब उसे इम्प्लीमेंटेशन किसने किया था? तो रेवतवाड़ी सिस्टम कहाँ हुआ था? मेनली जो सदर्न पार्ट हो गया, मुंबई हो गया, कुछ पार्ट मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, और कुछ पार्ट असम में भी। ठीक है, असम का जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है हमारा, असम में कुछ पार्ट यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया गया था। आप लोग को बताना कौन सा थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ब्रिटिश सिस्टम रेवतवाड़ी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज प्रिवेंटेड इन। रेवतवाड़ी सिस्टम कहाँ हुआ था? अभी जस्ट बताएं, साउदर्न इंडिया में, इस पार्ट में मद्रास, मुंबई और सम पार्ट ऑफ असम। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साउथ इंडिया में। ठीक है, द रेवतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन कौन सा? मद्रास प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दोनों प्रेसिडेंसी में। ठीक है, बंगाल में परमानेंट सिस्टम हुआ था, बंगाल में परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट में मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में देखिए, और ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिए, इसमें आप लोगों को बताना कौन सा सही नहीं है, मतलब ठीक है, कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, पहला बोल रहा है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया 3 कैटेगरी ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाया जमींदारी, महलवाड़ी या रेवतवाड़ी। ठीक है, जमींदारी सिस्टम को ही परमानेंट सेटलमेंट भी बोला जाता है, जो बंगाल में था। ठीक है, ये करेक्ट नहीं, तो ये सही है। अंडर द जमींदारी सिस्टम लैंड वाज हेल्ड बाय द वन पर्सन
और द मोस्ट ऑफ द फ्यू ज्वाइंट ओनर हु वेयर रिस्पॉन्सिबल टू पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ये भी सही है। अंडर द, देखिए ये अंडर द माहलवाड़ी सिस्टम एग्रीकल्चरल लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, नहीं ये गलत है, ठीक है। लैंड बिलोंग्स नहीं करता था, वो डायरेक्ट जो रेवेन्यू जो कलेक्शन था, जो मतलब टैक्स जो था वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया जाता था, लैंड उसके थ्रू बिलोंग्स नहीं करता था, ठीक है। रुतबाड़ी सिस्टम इज इंडिविजुअल होल्डर, ये सही है। किसान, खेत किसान के पास ही रहता था, लेकिन उसका जो टैक्स भरना होता था वो डायरेक्ट सरकार को दिया जाता था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है, एक गलत है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सा एक्ट के थ्रू लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। रिलेटेड कौन सा रिलेटेड है, ईस्ट इंडिया एक्ट, माहलवाड़ी सेटलमेंट, रेगुलेशन एक्ट, सब्सिडी अलायंसेस, ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, माहलवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करो, अंडर हुज टेन्योर वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड, किसके टाइम पे हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू में, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, अरे यार चल ले, ठीक है। आप लोग क्लियर हो गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कीजिए, Who one among the following was the not correct about the permanent settlement, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस किया था, ये सही है, ठीक है। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, मतलब ये क्या था, ये भी सही है। जमींदार वेयर द ओनली रेवेन्यू कलेक्टर बट नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, ये भी सही है। द कल्टीवेयर वेयर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ टेनेंट, नहीं ये गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बाकी ये तीनों सही है, ठीक है। अब और नहीं सॉरी, ये गलत बता दिया हूँ, क्या बोल रहा है थर्ड में, क्या जमींदार वेयर द ओनली रेवेन्यू कलेक्टर बट नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, अच्छा ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। द कल्टीवेटर वेयर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ टेनेंट, मतलब ये सही है, ठीक है। कल्टीवेटर जो था, मतलब जो फार्मर लोग था, वो मतलब एक तरह से टेनेंट का मतलब समझ लीजिए कि वो खुद का जमीन रखा हुआ था, वो कोई रेंटर नहीं था, टेनेंट नहीं था, मतलब वो उसका देखभाल करने वाला नहीं था, तो ये सही है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, अगला क्वेश्चन देखिए, परमानेंट सेटलमेंट वाज स्टार्टेड इन बंगाल एंड बिहार, किसके द्वारा, करेक्ट आंसर बताइए, कॉर्नवालिस, मिंटो, वारेन हेस्टिंग या वेलेस्ली, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अच्छा इसका आंसर भी आ गया, कोई नहीं फिर भी ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन द बिहार, तो देखिए द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड वाज द मेड हेरिडेटरी, जो राइट ऑफ ओनरशिप, हेरिडेटरी का मतलब ये हो जाता है खानदानी। बिहार और बंगाल में जो भूमि के स्वाभिमान का अधिकार के रूप में स्थानीय निपटान शुरू किया गया, ठीक है। आज भी वही सिस्टम चलता है, जिसे जिम्मेदारी जमींदारों के लिए वंशानुगत मतलब हेरिडेटरी वंशानुगत और हस्तांतरित बनाया गया, वो चाहे तो अपने वंश को बेटे को दे सकता या किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है, इससे कंपनी के लिए राजस्व राशि तय की गई, ठीक है। तो जो रेवेन्यू सिस्टम जो था वो क्या था, ओनरशिप जो उसका था, ओनरशिप जो था लैंड का ओनरशिप, वो हेरिडेटरी था, पहले फादर का है तो उसके बाद उसका सन को मिलेगा, फिर उसके सन को मिलेगा, ऐसा हेरिडेटरी सिस्टम था। ये नहीं था कि फादर का है उसके बाद वो कंपनी उसको कब्जा कर लेगा, ऐसा नहीं था परमानेंट सेटलमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करें, अगला क्वेश्चन देखिए, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कौन इस्टेब्लिश किया था, भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना किसने किया, न्यायिक संगठन का, लॉर्ड मायो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली और लॉर्ड कर्जन, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ना, कुछ अच्छा ढंग का गवर्नर जनरल रहा था, इन्हें बहुत अच्छे स्टेप भी उठाए इंडिया में, बाकी तो सब जो भी आता था लूटने का ही सोचता था, लेकिन ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे कि न्यायिक संगठन का स्थापना करने के बाद लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो वो न्यायिक अदालत में जा सकता है, ठीक है। तो पहला जो हुआ था 1773 का जो एक्ट जो बना था, पिट्स इंडिया एक्ट, इसी के थ्रू कोलकाता जो है, कलकत्ता था, कोलकाता हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, एक्ट जो था पिट्स इंडिया एक्ट 1773, ये हुआ था 1774 में, ठीक है, क्लियर है।
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए, भारत में जो न्यायिक संगठन जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित किया गया। उन्होंने कंपनी के राजस्व कलेक्टर को, जब राजस्व कलेक्टर को समिति न्यायिक शक्तियां दी गई, ठीक है, कि अगर वो जमींदार लोग कुछ ज़्यादा ही हनन करे तो वो अपना बात लेकर के राजस्व कलेक्टर, जो अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, कलेक्टर भी इसीलिए बोला जाता है कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, उसके पास जाकर के वो अपना शिकायत को दर्ज कर सकते, जो पहले से ही सिविल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है। हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का नया न्यायिक सुधार शक्ति को पृथककरण के सिद्धांत पर आधारित था। कलेक्टर एक जिले का राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था, जो कि आज भी है, अभी प्रमुख हुआ करता है, आज भी है, और उसे व्यापक न्यायिक और न्यायिक शक्तियां भी प्रदान थी, जो कि अभी न्यायिक शक्तियां कलेक्टर के पास अभी नहीं है। अभी न्यायिक शक्तियां किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, ठीक है। अभी न्यायिक शक्तियां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, उस समय दोनों इन्हीं के पास था, राजस्व प्रशासन की शक्तियां दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अमंग द फॉलोइंग वाइस रॉय ऑफ द इंडिया इन होम टाइम इंडिया पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड एंड द क्रिमिनल कोड पास्ट। किसके टाइम पे भारत निम्नलिखित वाइसरायों में से किसके समय में भारतीय दंड संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता और आपराधिक संहिता पारित की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड डफरिन। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, ठीक है। कब हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे इंडिया का, वो कब से कब रहे थे? 1856 से लेकर के 1862, इन्हीं के टाइम पे 1857 का विद्रोह भी हुआ था। ड्यूरिंग हिज टेन्योर पहला जो गवर्नर, देखो लास्ट गवर्नर जनरल, मतलब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर वाइस रॉय उसके बाद बन गए थे, फर्स्ट वाइस रॉय और लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नॉट बंगाल, नॉट लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम टेन्योर में वो एक्ट पास किया गया था, ठीक है। तो कैनिंग ऑल्सो सर्व एज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, देख लो, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, इंडिया पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल कोड वेयर पास ड्यूरिंग द हिज पीरियड, उन्हीं के पीरियड में हुआ था। एट द सेम टाइम द हाई कोर्ट एक्ट ऑल्सो पास विच लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास इन 1861 in 1861 AD permanent the parliament passed Indian Council Act during his period। इनके टाइम पे बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, अगला क्वेश्चन देखिए। क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट इनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, कब क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट पास किया गया था? 1871 में, ठीक है, 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 1871 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड दैट द रेवेन्यू सेटलमेंट शुड बी मेड डायरेक्टली विथ द कल्टीवेटर? निम्नलिखित में से किसके सिफारिश से राजस्व समझौता सीधे किसानों के साथ किया जाना चाहिए था, ठीक है। आप लोगों को बताना किनका सिफारिश से ये चीज बोला गया था। शोर और गिब्स, कॉर्नवालिस एंड मुनरो, रीड एंड फिंच। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रीड एंड मुनरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, रीड एंड मुनरो। जो इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था ब्रिटिश रूल इन साउथ एंड द साउथ वेस्टर्न इंडिया, साउथ और साउथ वेस्टर्न, जो साउथ ये हो गया, साउथ वेस्टर्न में ये वाला पार्ट जो हो जाता है, साउथ एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया ब्रॉड द न्यू प्रॉब्लम ऑफ द लैंड सेटलमेंट, नया दिक्कत आ रहा था लैंड सेटलमेंट। द ऑफिशियल बिलीव दैट इन दीज रीजन where the no jamidar, where the large state with whom settlement of the land revenue could be made and that are the included in the जमींदारी सिस्टम, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल जो था किसके कहने पे था? रीड और हेक्टर मुनरो, ठीक है। रिकमेंड इन दोनों ने ही किया था रिकमेंडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब इसका अगला टॉपिक आ जाता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु डिड कंप्लेन दैट द 1/3 ऑफ द बंगाल हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ जंगल इनहेबिटेड ओनली बाय द वाइल्ड बीस्ट ड्यू टू द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू?
किसने शिकायत की थी कि भूमि राजस्व के नकारात्मक प्रभाव के कारण बंगाल का 1/3 हिस्सा जंगली जानवरों द्वारा बसाए गए जंगल में बदल गया है? किसने कहा था ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वारेन हेस्टिंग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग ने ये वर्ड बोली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे तो सब आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आफ्टर 1813 द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स द ट्रेड ऑफ द इंडिया वाज, क्या था? वन वे फ्री ट्रेड, वन वे फ्री ट्रेड। 1813 के बाद वन वे फ्री ट्रेड। तो वन वे फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि ब्रिटेन से सामान आएगा इंडिया में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इंडिया से अगर कोई सामान इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड मतलब यूरोपियन कंट्री, कोई भी कंट्री जा रहा है यूरोप में, तो उसमें भारी टैक्स लगा दिया जाता था। तो इसीलिए इसे वन वे फ्री ट्रेड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से इंडिया से कोई एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा था। मतलब 10 रुपये का सामान है, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते बोल रहा है कि ये सामान 100 रुपये का 90 रुपये इसमें टैक्स लगा दे रहा है, ठीक है। एकदम 2 गुना 3 गुना, मतलब जो भी मन में टैक्स आ रहा था जिस सिस्टम में, वो लगा दे रहा है। लेकिन अब बात है 10 रुपये का इंग्लैंड में है, तो वहाँ पर कोई टैक्स सरकार नहीं लेगी, और यहाँ पे आके जितना में आपको बेचना है 20 रुपये में, 50 रुपये में, 100 रुपये में, उस हिसाब से ये चल रहा था। तो इसे वन वे ट्रेड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया वाज द स्टार्टेड बिटवीन द विच प्लेसेस एंड वेयर। पहला रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुआ था? बहुत बचपन से सब कोई रटा उड़ा होता था, बॉम्बे से थाने चला था 1853 ईस्वी में, ठीक है। कब से कहाँ चला था? बॉम्बे से थाने चला था 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका सी हो गया। तो रेलवे वाज इंट्रोड्यूस कब हुआ था? रेलवे 16 अप्रैल को हुआ था। कभी कभी ये डेट भी पूछ दिया जाता है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लाइन जो कंस्ट्रक्ट किया था बॉम्बे से थाने के बीच में किया था। टोटल डिस्टेंस इसका 34 किलोमीटर था। पहला रेलवे लाइन जो हुआ था किनके टेन्योर में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे पहला रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो पहला पैसेंजर ट्रेन जो था स्टीम आउट ऑफ द हावड़ा स्टेशन डेस्टिनेशन फॉर द हुगली, ठीक है। ये डिस्टेंस मतलब हावड़ा नहीं है, ये बॉम्बे से थाने है, लगभग 24 माइल्स इन 15 अगस्त। दूसरा ये जो चलाई गई थी लॉर्ड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, वो जो ट्रेन पहला जो फर्स्ट रेलवे लाइन जो बिछाई गई तो बॉम्बे से थाने के बीच में, वो उसी का ऑफिशियल के लिए, लेकिन जो पैसेंजर के लिए खोला गया पब्लिक के लिए, वो हावड़ा से हुगली के लिए खोला गया था, वो 15 अगस्त 1854 ईस्वी को, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करो। अगला देखिए। फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द, कौन सा? लॉर्ड डलहौजी। किसके गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ द इंडिया वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन, कहाँ हुआ था रेलवे लाइन? पहला हुआ था बॉम्बे से थाने, ठीक है, बॉम्बे से थाने। ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी हावड़ा से, ये हावड़ा से ये हुगली था, ठीक है ना, हावड़ा से हुगली है ये करेक्ट नहीं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। बॉम्बे से थाने पहला रेलवे लाइन है, ठीक है। ये पहला पैसेंजर ट्रेन खोली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अरे इसका सब आंसर नीचे ही लिखा रहता है, ठीक है, कोई नहीं, देख लीजिए इसको। विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विसेज इन इंडिया? आपको कंपनी का नाम बताना। जब कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। कौन किया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ठीक है। कब? 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन विच बुक डिड दादा भाई नौरोजी प्रेजेंट हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो एक्सप्लेन किया, वो कौन सा बुक में किया गया है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्क्वेस्ट, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट एंड मीन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने इनका दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ ये बुक है। इन्हीं में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है दादा भाई नौरोजी के तरफ, ठीक है। दादा भाई नौरोजी तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी अगर पूछा हु इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। वो अटेंशन में लाया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को, वेल्थ थ्योरी इनटू द ब्रिटेन इन हिज फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो पब्लिश कब हुआ था? 1901 एडी में वो पब्लिश हुआ था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाला जो बुक था वो प्राइमरली प्रोनाउंस्ड बाय द हिम होल्ड दैट द लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्शन वाज एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड। उन्होंने ही बताया था जितना भी इंडिया का वेल्थ है, इंडिया पे कम क्या मतलब ना के बराबर ही खर्च हो रहा है, और सारा वेल्थ को इंग्लैंड भेजा जा रहा था, ठीक है। ये इस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए उन्होंने बुक लिखा था ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। मतलब ये अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखे थे दादा भाई नौरोजी में। पब्लिकेशन 1901 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट करें। अगला क्वेश्चन देखिए।
हु फर्स्ट एक्सपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, इकोनॉमिक ड्रेन अभी अभी जस्ट बताए हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आर्थिक पलायन के सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले किसने की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करो, अगला देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन ऑफ बेल्ट थ्योरी, ड्रेन ऑफ बेल्ट थ्योरी में बिलीव कौन नहीं करते थे? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रानाडे और सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन देख करके ही आपको समझ में आ गया होगा कि कौन नहीं करता होगा ड्रेन ऑफ बेल्ट थ्योरी के, क्योंकि जितना भी दादा भाई नौरोजी बहुत मतलब एजेड और सीनियर लीडर थे, जितना भी कांग्रेस का लीडर हो गया, गरम दल नरम दल, सब उनको अच्छे तरीके से मानते भी थे। ठीक है, और वो सब बिलीव भी करते थे ड्रेन ऑफ बेल्ट थ्योरी में। लेकिन जो सर सैयद अहमद खान, करेक्ट आंसर देखिए डी, सर सैयद अहमद खान ड्रेन ऑफ बेल्ट थ्योरी को नहीं मानते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी जाकर के अंग्रेज के पक्ष में ही थे। उनको इस समय तक आ गया था कि हमको एक मुस्लिम राष्ट्र का स्थापना करना है, तो वो अंग्रेज के पक्ष में शुरू से ही रहे हैं इन लोगों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, अगला क्वेश्चन देखिए। हु हैज एक्सप्रेस द व्यू ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन द इंडिया इन लूट कहते लोथेडसम, ठीक है ना, घृणास्पद, ठीक है ना, किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घृणास्पद था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ? और ये बता दूं आपको, ये जो किया था ये इंडियन नहीं है, ठीक है ना, ये इंडियन नहीं है, ये एक ग्रेट फिलोसफर रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही एक्सप्रेस किया था कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया इज लोथसम, जो बोला था घृणात्मक है। ठीक है, दिस विल बी द कॉज ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन इन इंडिया, British interference having placed the spinner and the Lancener and the where the Bengal and the sweeping away both the Hindu spinner and the Weber dissolved them a small semi-barbarian and the semi-civilization। ये कर रहा ये थे कि ब्रिटिश ने इंडिया को छोटा छोटा कॉलोनी के रूप में बांट दिया, हिंदू को मुसलमान से बांट दिया, सिख को ईसाई से बांट दिया, कास्ट बेस्ड भी कास्ट के हिसाब से बांट दिया। हिंदू में हिंदू को लड़ाने के लिए ब्राह्मण को राजपूत से लड़ा दिया, दलित से लड़ा दिया, अपर कास्ट को लोअर कास्ट से लड़ा दिया। ये सब व्यू रखे थे सोशल रिवॉल्यूशन इन एशिया के बारे में, कार्ल मार्क्स का ये व्यू था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। विच रीजन ऑफ इंडिया वाज द फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? ओपियम जो अफीम का खेती होता है, अफीम का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा थे? बिहार, साउथ इंडिया, गुजरात या असम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अफीम की खेती के लिए बिहार सबसे फेमस जगह था। ठीक है, आज का ये हम लोग का ये पार्ट 3 खत्म हो गया है। अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। चलो, थैंक यू।